हेलो एवरीवन, जैन साथियों। श्योर 60 के इस प्लेटफॉर्म पर मैं अमर सिंधु आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज। तो ये हमारी ज्योग्राफी की मेरे हिसाब से लास्ट क्लास होगी। तो इसके बाद एक टॉपिक हमारा रह जाता है जो लुसेंट में दिया, ट्रांसपोर्ट का। उसके अंदर क्या है कि बहुत भी पुराना डाटा दिया गया है। तो और पूरा नया डाटा अपडेट करना उसी नोट्स के अंदर थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी चलो देखते हैं, हम आपको जल्दी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आज का टॉपिक देख लेते हैं हमारा वाटर रिसोर्सेज। इंडिया हैज़ 4% ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे पूरे दुनिया के अंदर जितने भी वाटर रिसोर्सेज है उसका 4% इंडिया के अंदर पाया जाता है। वाइल इट हैज़ टू सपोर्ट 16% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, लेकिन हम कितने वर्ल्ड पॉपुलेशन के 16% को सपोर्ट करते हैं। 16 नहीं, यहाँ पर 17.5% आएगा। जो दो हमारी 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से जो हमारी पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड की 17.5% है। एंड 15% ऑफ लाइव स्टॉक, जो हमारे पशु हैं उनका 15% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर है। जबकि हमारे पास एरिया कितना है, 4.2% है। पूरे वर्ल्ड का जितना एरिया है उसमें से जो हमारे पास है वो है 2.42%। द एनुअल प्रिसिपिटेशन इंक्लूडिंग स्नोफॉल। प्रिसिपिटेशन क्या होता है? पानी का सरफेस के ऊपर आना। वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, वो रेनफॉल की फॉर्म में भी आ सकता है, स्नोफॉल की फॉर्म में भी आ सकता है, स्लीट की फॉर्म में भी आ सकता है। ये सारी की सारी प्रिसिपिटेशन की प्रकार होती है। प्रिसिपिटेशन का मतलब रेनफॉल नहीं होता। प्रिसिपिटेशन में रेनफॉल, स्नोफॉल और भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं जिसके तहत पानी सरफेस के ऊपर आता है। उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। इंक्लूडिंग स्नोफॉल विच इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द कंट्री। जो हमारे देश के अंदर मेन सोर्स है पानी का, इज एस्टिमेटेड टू बी ऑफ ऑर्डर 4,000 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो ये बिलियन क्यूबिक मीटर इसकी यूनिट होती है, बीसीएम इसको मापने की। तो कितना आता है हमारे यहाँ? 4,000 बीसीएम जो पानी है वो हमें रिसीव होता है। हमने पढ़ा भी था कि जो हमारा ये सिस्टम है जो एग्रीकल्चर का है, वहाँ की जो हमारी जरूरतें 68% हमारी जरूरतें किससे पूरी होती है? मानसून से। द एस्टिमेटेड प्रिसिपिटेशन ड्यूरिंग द मानसून सीजन जून टू सितंबर, जून से सितंबर के महीने के अंदर जो हमारा जो वाटर में रिसीव होता है रेनफॉल के थ्रू, वो हमारा कितना होता है? 3,000 बीसीएम। तो इसका मतलब जो मानसून सीजन है उस टाइम पे हमारे पास एकदम से इतना पानी आ जाता है 3,000 बीसीएम का। टोटल जो कैपेसिटी वो 4,000 बीसीएम की है। तो ये कह सकते हैं कि इन 3 महीनों को छोड़ के पूरे 9 महीने जो रह जाते हैं बाद के, उसके अंदर हमें सिर्फ 1,000 बीसीएम ही रिसीव हो पाता है। तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगी? हमें ड्रॉट की कंडीशन हो जाती है हमारे इंडिया के अंदर। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ता है। और इस टाइम पे हमारे क्या आ जाती है? फ्लड्स आती है। क्योंकि मानसून के टाइम पे हमारे पास पानी बहुत हो जाता है और क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। तो अब दोनों ही समस्याओं से इंडिया जूझ रहा है। वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, इंडिया के अंदर वाटर रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज पोटेंशियल ऑफ द कंट्री विच ऑकर्स एज नेचुरल रन ऑफ इन द रिवर्स इज अबाउट 1,869 बीसीएम। जो हमारी जो रिसोर्सेज की पोटेंशियल है, जो नेचुरल रन ऑफ होता है, जो सरफेस के ऊपर जो पानी आएगा, वो सरफेस का के ऊपर पानी है, वो कहीं भी जो उसका अल्टीमेट जो सोर्स है वहां तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं रन ऑफ। मान लीजिए जैसे बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो पानी सरफेस के ऊपर गिरेगा, वो पानी जहाँ से ओरिजिनेट हुआ, यानी कि ये कह सकते हैं कि मतलब समुद्र से ओरिजिनेट होता है, तो वहां तक पहुंचने के लिए तो वहां कैसे पहुंचेगा? वो वहां जाएगा वो रन ऑफ होके, मतलब नदियों के अंदर मिल जाएगा, नदियां फिर उसको लेके जाएंगी अपने साथ। तो उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो हमारी 1,869 बीसीएम की है, कंसिडरिंग बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर एज वन सिस्टम। जिसके अंदर हमारे दोनों ही सिस्टम आते हैं। और कुछ तो नदियों के थ्रू जाए, दूसरा किसके थ्रू जाएगा? अंडरग्राउंड जो नीचे चला जाए, जमीन के नीचे चला जाएगा, और नीचे नीचे ही फिर वो समुद्र के अंदर जाएगा। both surface and groundwater as one system. Water resources of India can be divided into two parts. इस ये जो हमारा 1869 के अंदर 690 बीसीएम होता है जो हमारा इरिगेशन के लिए हम यूज करते हैं। ये भी हम पूरा पूरा जितना रन ऑफ है, जितनी बारिश होती है वो पूरा पूरा पानी हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। ये इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। एक सरफेस वाटर रिसोर्सेज और एक अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। सरफेस वाटर रिसोर्सेज में हमारा मेन क्या हो जाता है? रिवर्स।
सरफेस वाटर रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट इंडिया रिसीव एन एवरेज ऑफ 109 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। हमारी जो एनुअल रेनफॉल है एवरेज जो निकालते हैं हम 109 सेंटीमीटर का है, इंडिया का है। लेकिन कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है और कहीं पर बहुत कम भी होती है। इंडिया के अंदर मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होती है? मैक्सिमम रेनफॉल इंडिया के अंदर होगी मौसिनराम, एक जगह है मौसिनराम, मेघालय के अंदर है ये मौसिनराम। वहाँ पर हमारी 1180 सेंटीमीटर की बारिश होती है। इससे पहले ये जो स्थान था इसकी जगह इस कौन होता था? चेरापूंजी, मेघालय के अंदर। लेकिन अब काफ़ी सालों से अब मौसिनराम ने वो जगह ले रखी है जो चेरापूंजी में होती थी पहले, अब मौसिनराम है। और सबसे कम रेनफॉल होती है हमारी जैसलमेर के अंदर, राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर, जो डेजर्ट डेजर्ट के अंदर पड़ता है, जैसलमेर राजस्थान के अंदर। वहाँ 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। दिस रेनफॉल अमाउंट्स टू 37,000 मिलियन क्यूबिक मीटर। तो इसको हम कितना कंसिडर कर लेते हैं? 37,000 मिलियन क्यूबिक मीटर। ये हमने यहाँ पर पढ़ा था कि 4,000 के आसपास है, तो 4,000 की जो एवरेज निकाली हमने वो ऑन एन एवरेज हमने कितना कर लिया? 37,000 कर लिया। वो 4,000 था वो बिलियन के अंदर था, ये हमारा मिलियन के अंदर है। तो ये फर्क समझ लेना, मिलियन होता है 10 की 6 और बिलियन होता है हमारा 10 की 9, इसको बिलियन बोलते हैं, 10⁻⁹ ये बिलियन हो जाएगा। आउट ऑफ दिस 12,500 मिलियन क्यूबिक मीटर इवेपोरेट्स, इतना इसमें से इवेपोरेट हो जाता है, इतना इसमें से फिर क्या हो जाता है? अब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब जो हमारी ज़मीन है उसके द्वारा सोख लिया जाता है। और जिसमें से 16,600 मिलियन क्या हो जाता है? हमारा नदियों के अंदर रन ऑफ हो जाता है। आउट ऑफ दिस ओनली 6600, इस जो रन ऑफ होता है नदियों के अंदर जो चला जाता है उसमें से 6600 मिलियन ही है जो हम इरीगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब ये 6600 की बजाय ये लगभग इतना है, 6,900 मिलियन है क्यूबिक मीटर। तो ऐसे ये जो डाटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिए आप, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी एक थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से अगर इसको नोट कर लोगे तो एक बार में बात समझ भी आ जाएगी। आप इसको ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे 37,000 है, इसमें 12,500 हमारा एक रहेगा, दो 16,600, तो ये 12,500 ये हमारा इवेपोरेट हो जाता है और ये ज़मीन के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। और 16,600 ये हमारा रन ऑफ होता है जो रिवर के अंदर चला जाता है, रिवर्स के अंदर, जिसमें से हमारा 6,900 मिलियन क्यूबिक मीटर इरिगेशन के लिए यूज हो पाता है। अब आगे फिर डाटा दिया जाएगा, जैसे आउट ऑफ टोटल रेनफॉल में से जो हमारा 7,900 मिलियन क्यूबिक मीटर है वो क्या हो जाता है? वाटर परकोलेट्स इनसाइड और बीनीथ द अर्थ, वो सरफेस के नीचे की तरफ चला जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब सोख लिया जाता है उसको। आउट ऑफ दिस, इसमें से कितना? 4,300 मीट्रिक टन क्या हो जाता है? अपर लेयर ऑफ द सोयल, जो सोयल के हमारे ऊपर लेयर है उसके ऊपर पहुंच जाता है। मतलब जो इतना अब्जॉर्ब हुआ था इसमें से 4,300, ये जो टॉप सोयल है, टॉप लेयर ऑफ सोयल है, इसके ऊपर वापस से फिर आ जाता है दोबारा ये। और ये किसके द्वारा? ये पेड़ पौधों के द्वारा, या फिर ये मतलब जैसे हम किसी भी पेड़ के अंदर, जैसे जो हमने अपने चाहे गमला हो या कहीं भी अगर हम पानी लगाते हैं तो वो देखते हैं हम थोड़ा कुछ टाइम के बाद जो पानी जहाँ तक जो लेवल हमने छोड़ा था उससे ऊपर जो मिट्टी है उस तक चढ़ जाता है, तो ये कैपिलरी एक्शन होता है जिससे वो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। अब इसमें क्या होगा? जो पानी अर्थ सरफेस के अंदर चला गया है उसमें क्या होगा? फिर उसके बाद बारिश होने के बाद जैसे ही सनरेज पड़ेगी, सूर्य की किरण उसके ऊपर पड़ती है, तो जो सरफेस हमारा गर्म हो जाता है, तो उस सरफेस को ठंडा करने के लिए नीचे से क्या होगा? पानी ऊपर की तरफ आता है, फिर वो इवेपोरेट हो जाता है, फिर नीचे से ऊपर आएगा, फिर इवेपोरेट हो जाएगा। और जो हमारे पेड़ पौधे या वेजिटेशन है, वनस्पति है, वो सारी की सारी अपनी जड़ों के द्वारा भी उस पानी को क्या कर लेती है? ऊपर की तरफ सोख लेती है और उसको क्या कर देती है? ट्रांसपिरेशन कर देती है और इन्वायरमेंट के अंदर उसको भेज देती है। दिस वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये वाटर किसके लिए? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए जरूरत है, क्योंकि हमारी जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे, उनको पानी कहाँ से मिलता है? इसी वाटर से मिलता है। इसके अलावा जो हमारा 3600
मिलियन क्यूबिक मीटर रह जाता है, ये क्या कहाँ चला जाता है? इम्पेरिवियस रॉक्स। इम्पेरिवियस रॉक्स होता है जिसको भेदा नहीं जा सकता, अभेदनीय जो रॉक्स होती है इम्पेरिवियस, जिसको पेनिट्रेशन जिसके अंदर नहीं किया जा सकता, पेनिट्रेशन नहीं हो सकता, जिसके अंदर पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता, ऐसी चट्टानें होती हैं, उसके उसके पास वहां चला जाता है ये। जो हम इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? हम कोई कुएं या ट्यूबवेल वगैरह से उसको बाहर निकाल सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। आउट ऑफ दिस ओनली 250 मिलियन क्यूबिक मीटर इज इकोनॉमिकली विएबल, इसको जिसको निकालना इकोनॉमिकली विएबल है। अब इसका 3600 ये हो गया। ये कहाँ चला जाता है? हमारा वाटर टेबल के अंदर, जो हमने पढ़ा था, जो हमारी रॉक्स हैं उसके अंदर चला जाता है वाटर टेबल। ये वाटर टेबल बना देता है जिसमें से हमारा 2250 इकोनॉमिकली विएबल है, क्योंकि ये एक जगह पे, ऐसी जगह पे स्टोर हो जाता है जहां से हम निकाल सकते हैं। बाकी का हमारा ऐसी मतलब छोटी छोटी वाटर टेबल है, उसके बीच में फंस जाता है, कभी कहीं चला जाता है, या फिर उसको ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसको निकालने में हमारा बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रहा होता है, तो उसको हम इकोनॉमिकली विएबल नहीं कहेंगे। इकोनॉमिकली विएबल ये है कि जिसमें हम वेल वगैरह, कुएं वगैरह खोद के या फिर ट्यूबवेल वगैरह लगा के जिसको निकाल पाए, तो ये वो क्वांटिटी है। जरूरी नहीं है, अगर वैसे एक नज़र डालना चाहो तो इसके ऊपर डाल लेना, लेकिन पेपर के हिसाब से जरूरी नहीं है, ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के क्या क्या सोर्सेज हैं? इरिगेशन के सोर्सेज हमारे, इरिगेशन कितनी 36%। इरिगेशन से जो हमारी एग्रीकल्चर डिपेंड करती है, इरिगेशन वो 36% है, क्योंकि 63% जो हमारी एग्रीकल्चर है वो किसके ऊपर बेस्ड है? मानसून बेस्ड है, या रेनफॉल के ऊपर बेस्ड है 63%। देर आर वेरियस सोर्स ऑफ इरीगेशन, ये इरीगेशन के हमारे सोर्स वेल और ट्यूबवेल, ये जो जिसका टोटल जो इरीगेशन है हमारा उसका 46% वेल या ट्यूबवेल से आता है। सेकंड नंबर पे कैनाल्स है, फिर हमारा टैंक्स वगैरह है, फिर अदर सोर्सेज में हमारा 7% आ जाएगा, जिसके अंदर झरने वगैरह या और भी सारी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हमने कल पढ़ा था, जैसे टैंक के मामले में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं टैंक? तमिलनाडु के अंदर। कनाल सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर, और ट्यूबवेल्स भी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? यूपी के अंदर। टैंक्स के लिए क्या होता है कि जो टैंक जो बनाने पड़ते हैं वो ऐसी, इसके लिए ऐसी रोक चाहिए इसके बेस पे जिसके ऊपर पानी को स्टोर किया जा सके, वो पानी अब्जॉर्ब ना हो, उस रॉक्स के द्वारा अब्जॉर्ब ना किया जाए, जिसको नीचे की तरफ पेनिट्रेट ना होने दिया जाए। ऐसी रॉक के ऊपर, ऐसी रॉक हमारे प्लेट्यू प्रोवाइड कराते हैं। तो ये कहाँ बनते हैं रॉक की? प्लेट्यू कहाँ मिलते हैं? हमारे पेनिनसुलर इंडिया के अंदर मिलते हैं, जो हमारा इंडिया का जो नीचे का पार्ट है वहाँ मिलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया के रॉकी प्लेट्यू के ऊपर। पावर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इंडिया के पावर रिसोर्सेज। इंडिया यूजेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी अलोंग विद नंबर ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे भारत के अंदर एनर्जी के तौर पर हम लार्ज अमाउंट में किसका यूज करते हैं? फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए, और साथ में हम करते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का भी यूज करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोर्स क्या है? जैसे हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वो होती है बिजली जो हम पानी की मदद से बनाते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। दूसरा हमारा आ जाए थर्मल पावर, ये हमारा किस में आ जाता है? इसमें हमारा फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आता है। पेट्रोलियम, ये हमारा फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आ जाएगा। न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर, ये हमारा ना तो रिन्यूएबल सोर्स में आता, ना हमारा फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आता है। सोलर एनर्जी, ये हमारा कैसा सोर्स है? रिन्यूएबल सोर्स है। इसको, इसमें क्या है कि हम ये नहीं है कि एक बार इसको कंज्यूम करके उसको दोबारा नहीं जनरेट किया जा सकता, इसको रिन्यूएबल सोर्स है, जितना चाहे हम उतनी एनर्जी हमें मिलती रहेगी। विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस एक्सेट्रा, ये सारे के सारे हमारे किस तरह के सोर्स हैं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो अब इसके अंदर क्या, कोई परसेंटेज नहीं दे रखा, कई बार हो सकता है पूछ लिया जाए, तो मैं आपको परसेंटेज नोट करवा देता हूँ। ये हमारी 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी जिसके अंदर हमारे फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, फॉसिल फ्यूल्स का हमारे टोटल पावर जो इंस्टॉल कैपेसिटी है पावर की, उसके अंदर इसका योगदान हमारा 59.7% है। ये डाटा मैं करंट का नोट करा रहा हूँ, जो अपडेटेड डाटा है, जिसके अंदर हमारा कोयले से हमारे 51% एनर्जी जनरेट होती है। ये सबसे बड़ी समस्या भी इंडिया की, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी
निकाली जा रही, कोयले से निकाली जा रही, जिससे हमारी ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। और हमारे पास इतनी अवेलेबिलिटी भी नहीं है कोयले की, इसको हमें कहाँ से, बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, जिसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारा, उससे पैसे देने पड़ रहे हैं। तो लिग्नाइट दूसरे नंबर पे आ जाएगा 1.7% लिग्नाइट से। लिग्नाइट एक कोल का एक ही टाइप होता है लिग्नाइट। गैस 6.3%, डीजल 0.1%। कुछ हमारे ऐसे पावर प्लांट में जो डीजल बेस्ड हैं, डीजल से चलते हैं। और दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी, जो हमें ऐसी एनर्जी जो रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोवाइड होती है। इसका हमारे टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी के अंदर योगदान है 38.5%, जिसके अंदर हमारी सोलर एनर्जी आ जाती है। सोलर एनर्जी हमारी 12.7%। इसके ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं, सरकार बहुत काम कर रही है, इसको हम बढ़ाते जाएंगे। हर जगह सरकार के द्वारा बड़े बड़े प्लांट लगाए जा रहे हैं। लोगों को भी सब्सिडीज वगैरह दी जाती है कि अपनी छतों के ऊपर या अपने फार्म के ऊपर ऐसे इंस्टॉल किए करें सोलर पैनल्स। विंड का 10.2%। जो विंड एनर्जी है इसके लिए स्पेशली कोई लोकेशन चाहिए, ये ज़्यादातर माउंटेन रीजन के ऊपर इंस्टॉल की जा सकती है, या फिर जो हमारे कोस्टल रीजन उसके ऊपर, वहाँ जहाँ पर हवा की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज हो। नॉर्मली हर जगह इसको इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, इसकी लिमिटेशंस हैं। सोलर वाले की कोई लिमिटेशंस नहीं है, बस ऐसा है कि वहाँ पर सूर्य की रोशनी पहुंचे। और इंडिया हमारा ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पड़ता है, तो इंडिया के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं आती। जैसे यूरोपियन कंट्रीज या रशिया वगैरह, वहाँ पर ये दिक्कत आती है कि वो इतने मतलब चाह के भी ज़्यादा सोलर के ऊपर बेस्ड नहीं हो सकते। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कंट्रीब्यूशन है इसका 11.8%। और भी बहुत सारे सोर्स हैं जिसके अंदर छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स हैं या और बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, उन सब का कंट्रीब्यूशन 3.9%। और एक हमारा अलग से हो जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। इसको हम कोई से भी कैटेगरी में नहीं डालते, इसका कंट्रीब्यूशन हमारा 1.7% है। 2% से भी कम हम न्यूक्लियर बेस्ड एनर्जी जनरेट करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के मामले में देखें तो सबसे पहले नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन किया जाता है वो चाइना के द्वारा किया जाता है। लेकिन हम भी कोई ज़्यादा कम नहीं है इससे, इसकी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हम तीसरे नंबर पर हमारा इंडिया आता है, पहले नंबर पर ये चाइना है, सेकंड नंबर पे यूएसए और तीसरे नंबर पे इंडिया। अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो इंडिया सबसे पहले आ जाता है। ये चाइना और यूएसए, सॉरी चाइना को भी मतलब डेवलपिंग कंट्री कहता है अपने आप को, लेकिन ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये पूरा डेवलप्ड कंट्री है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो इंडिया हमारा पहले नंबर पे आ जाता है। जिस हिसाब से इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के अंदर पूरे वर्ल्ड लेवल पे, उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है इंडिया के अंदर। चाइना और यूएसए के अंदर ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है, वो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का होता है। वो मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करा रहे होते हैं, वो अपना इसके जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है उसका योगदान उनके जीडीपी में होता है। लेकिन इंडिया के अंदर हमारे वेस्ट भी बहुत ज़्यादा की जाती है। और आपको पता भी होगा इंडिया के अंदर कितने लोग होते हैं जो, या तो कितने लोग बिल भर रहे होते हैं ना, बहुत सारे लोग क्या होते हैं बिल नहीं भर रहे होते, और कुछ क्या होते हैं सरकार के द्वारा भी सब्सिडीज वगैरह दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से ऐसा समझा जाता है हमारे इंडिया के अंदर कि ये मुफ्त की चीज़ है। तो इसी वजह से हमें दिक्कत भी हो रही है। जब मर्जी मतलब आदमी क्या कर रहा है उसके लिए, क्योंकि जो चीज़ जिसके लिए वो पे करेगा, पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए सोचेगा, एक बार तो जरूर सोचेगा। लेकिन जो चीज़ मुफ्त में मिले उसके बारे में सोचेगा नहीं। इंस्ट्रूमेंट उसके ऑन है, ऑन ही रहेंगे। कई बार आप देखते हो गांव में लोगों ने क्या कर रखे हैं, एसी वगैरह इंस्टॉल कर रखे हैं, वो क्या कर रखे हैं उन्होंने, वो जो एमसीबी है एसी के, एसी का बटन हमेशा के लिए ऑन ही रहता है। जब लाइट आएगी तब अपने आप चल पड़ेगा, चाहे कमरे के अंदर आदमी हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वो होते हैं जो किसी रिवर के ऊपर बनाए जाते हैं, जिसका पर्पज एक पर्पज ना होके अनेकों पर्पज होते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स वंस रेफर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा इनको, जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, उनको कहा कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं।
प्रेजेंट एन इंटीग्रेटिंग सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग फ्लड्स। ये एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है जो क्या करता है, फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। इससे फ्लड्स वगैरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फ्लड्स को हमने कंट्रोल कर लिया तो हमारी सोयल का क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन हो जाएगा। सोयल कंजर्वेशन का काम हमारा हो गया। जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हम उससे बिजली बना सकते हैं। इरिगेशन के लिए यूज किया जा सकता है, उसको पानी जो नदी है उसके फ्लो को रोक के हम उसको किसी भी जगह पे, अगर हाई एल्टीट्यूड में, वहां पर भी उसको भेज सकते हैं। या फिर उसके प्रेशर को एकदम से रिलीज किया जाता है, उससे हम काफी ज्यादा डिस्टेंस तक हम पानी को भेज सकते हैं। इरिगेशन के लिए यूज किया जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज, जहां भी हम डैम वगैरह बनाते हैं उसके पीछे एक लेक बन जाती है, उसके अंदर हम फिशरीज वगैरह मछली का पालन कर सकते हैं। वो टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है, उसको वहां पर बोटिंग की जा सकती है। नेविगेशन के लिए उसको यूज किया जा सकता है। नेविगेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम उस जो रिवर कोर्स है उसका यूज कर सकते हैं। ड्रेनिंग अवे एक्स्ट्रा वाटर, अगर कहीं पर भी एक्स्ट्रा पानी अगर किसी नदी के अंदर हो रहा है, ओवरफ्लो हो रही है नदी, तो उसका एक्स्ट्रा पानी को हम काम किसी दूसरी जगह पर रिलीज कर सकते हैं। दीज प्रोजेक्ट एम एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ रिवर वैली, ये जो प्रोजेक्ट होता है इसका एम होता है कि रिवर वैली का ओवरऑल डेवलपमेंट करना। किसी पर्टिकुलर एक चीज के पीछे ना पड़ के सारी चीजों, सारी डायमेंशन को हम देख के उसके हिसाब से ये बनाया जाता है। मतलब हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बिजली बनाना नहीं होता है इसके पीछे, या फिर मतलब बाढ़ को रोकना भी नहीं होता। मतलब अकेला ऐसा पर्पज नहीं होता, काफी सारे पर्पज को पूरा किया जाता है, क्योंकि इसको इसको लगाना बहुत महंगा होता है। इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं कुछ, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आती है इसकी फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड समर। इसके जो जब हम कोई डैम वगैरह या जो रिवर वैली प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं उसके पीछे की जो जमीन होती है, जो एग्रीकल्चर जमीन होती है, एग्रीकल्चर लैंड, वो क्या हो जाती है, पानी के को जब हम रिवर के पानी को रोक देते हैं तो उसका लेवल पीछे जो डैम बना रखा है उसके पीछे उसका पानी का लेवल ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, जिससे वो आसपास के जितने गांव है उसके एग्रीकल्चर लैंड या गांव को क्या कर देता है, सबमर्ज कर देता है पानी के अंदर, वो डूब जाते हैं, जिसकी वजह से काफी नुकसान होता है। एग्रीकल्चर लैंड है वो डूब जाती है, फॉरेस्ट लैंड है वो डूब जाती है। या तो फॉरेस्ट लैंड क्या हो जाएगी, सबमर्ज हो जाएगी, डूब जाएगी उसके पीछे की, या फिर फॉरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा या क्लियर करना पड़ता है, उसको पेड़ों को काटना पड़ता है। और ये हमारे ऐसा चला भी था, जो टिहरी डैम है वहां पर चला था, टिहरी डैम के अंदर, वहां पर टिहरी डैम जो बनाया गया था उसके लिए बहुत लाखों पेड़ों को काटा जा रहा था, तो वहां पर चिपको आंदोलन चलाया था लोगों ने, लोग वहां पेड़ों के चिपक गए थे, चिपको मूवमेंट चला था वहां पर। ये एक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आंदोलन चलाया गया, चिपको मूवमेंट, टिहरी डैम को बनाने के लिए वहां पेड़ काटे जा रहे थे, वहां चला था, जिसका लीडर, मेन लीडर था इनका सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा वहां का मेन लीडर था। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन, वहां से लोकल पॉपुलेशन को हटाना पड़ता है, क्योंकि जो उनके गांव वगैरह वो सारे सारे डूब जाते हैं, तो वहां से उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है और किसी दूसरी जगह पे उनको स्थापित करना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन, तो कंपनसेशन वगैरह जो जो पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा, जिसकी जमीन उसके अंदर आई है उसको पैसा पे किया जाता है, वो भी कई बार सफिशेंट नहीं होता है कि वो पूरी फैमिली वहां से शिफ्ट होकर किसी दूसरी जगह चले जाएं। उसके बाद वहां जाके उन जिस जगह वो रहेंगे, जिस सोसाइटी के अंदर, वहां के अंदर अडोप्टेशन वगैरह होना बहुत मुश्किल चीजें हैं। उसके बाद रोजगार मिलना और मुश्किल हो जाता है। तो काफी सारी दिक्कतें पॉपुलेशन को भी, जो लोकल पॉपुलेशन उसको आती है। और एक ये कॉस्टली इन्वेस्टमेंट बहुत होती है, ऐसा नहीं है कि आपने मतलब थोड़े बहुत पैसों से काम चल जाता है, इसके पीछे करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। जो डैम वगैरह बनाना होता है ये इसके पीछे करोड़ों रुपए लगते हैं। तो ये नहीं है कि कोई छोटी सी बात है कि मतलब जैसे मर्जी बिना किसी सर्वे किए ऐसे शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। ये इन्वेस्टमेंट किसी और जगह भी यूटिलाइज हो सकती है, कम से कम हमारे देश में तो जहाँ रिसोर्सेज की कमी है। कई बार डैम वगैरह इतने मतलब भारी हो जाते हैं जिससे अर्थक्वेक भी आ सकता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिवर के पानी को रोक के एक जगह पे जो हम जहाँ पर हमने डैम बनाया उसके जो पीछे का जो रीजन है उस जमीन के ऊपर मतलब अननेसेसरी बहुत ज्यादा लोड डाला जा रहा है, जो नेचुरली नहीं था। तो उस लोड की वजह से कई बार क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है, मतलब थोड़े बहुत भूकंप वगैरह आ सकते हैं जमीन के अंदर,
तो ऐसा एक उदाहरण भी है हमारे इंडिया के अंदर, कोयना डैम के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर कोयना डैम बना रखा है महाराष्ट्र के अंदर। कोयना नदी है, उसके ऊपर एक डैम है महाराष्ट्र के अंदर, उसकी वजह से 1967 के अंदर भूकंप, हल्का सा भूकंप महसूस किया था। अब ये हमारे कुछ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं जो मेन हैं। ऐसे तो बहुत है हमारे वो, लेकिन जो ल्यूसेंट के अंदर दे रखे थे ये 5 थे जो दे रखे थे, तो एक एक करके इनके ऊपर बात कर लेते हैं। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, ये हमारी सतलुज नदी के ऊपर है, जो 518 मीटर लंबा है, 226 मीटर आई है। ये सारी डाटा जो है याद करने की जरूरत नहीं होती, जिससे दिमाग पे लोड ही पड़ेगा, कोई फायदा है नहीं, पेपर वगैरह में ये बातें नहीं पूछी जाती। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, ये भाखड़ा और नंगल ये दो डैम हैं सतलुज नदी के ऊपर, ये दो डैम हैं, तो दोनों का नाम कंबाइन करके ये एक ही नाम बनाया गया, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। ये सतलुज नदी के ऊपर है, ये ज्वाइंट वेंचर है 3 स्टेट का, ज्वाइंट वेंचर और पंजाब, इसके अंदर पंजाब गवर्नमेंट शामिल है, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 स्टेट है, इनका ज्वाइंट वेंचर है। यहाँ यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, लगभग यहाँ से 1325 मेगावाट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जो इन तीनों स्टेट के अंदर सप्लाई की जाती है। ये सबसे बड़ा डैम भी इंडिया का, लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया। और इसके जो पीछे जो लेक है उसको बोलते हैं हम गोविंद सागर लेक। जो डैम बनाते हैं उसके पीछे जो रिवर का पानी इकट्ठा हो जाता है वो एक लेक का काम करता है। तो ये जो लेक इसके पीछे बनी भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट के पीछे, उस लेक को बोलते हैं हम गोविंद सागर लेक, जो हमारी सबसे बड़ी लेक है, लार्जेस्ट। लेकिन किस किस में, आर्टिफिशियल, जो मानव के द्वारा बनाई हुई संरचना है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। अगर लॉन्गेस्ट, कई बार लॉन्गेस्ट भी पूछा, अगर लॉन्गेस्ट की बात करें तो लॉन्गेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया की, वो क्या है, टिहरी लेक। टिहरी लेक जो कहाँ पड़ती है, टिहरी डैम के ऊपर, टिहरी डैम बनाया था वहाँ पड़ती है। टिहरी डैम कहाँ बना रखा है, उत्तराखंड के अंदर। कई बार नदी पूछ रहे थे किस नदी के पे बनाया गया, ये भागीरथी, यानी कि गंगा नदी, भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा दो नदी मिलके गंगा नदी का निर्माण होता है। तो भागीरथी नदी के ऊपर बनाया गया ये टिहरी डैम उत्तराखंड के अंदर। तो ये भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। सेकंड नंबर पे हमारा दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जो किस नदी पे, दामोदर नदी के ऊपर है, लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। ये दोनों का ज्वाइंट वेंचर है, वेस्ट बंगाल का और झारखंड का, दामोदर। जो हमारी ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, कौन सी नदी पे, दामोदर वैली के ऊपर है। दामोदर वैली को सोरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, क्योंकि ये बंगाल के अंदर काफी तबाही मचाती है, बाढ़ वगैरह आ जाती है कई बार, इसमें पानी ज्यादा हो जाता है, तो इसको सोरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है ये हमारा, ये 1948 के अंदर बनाया गया था। 1948 के अंदर दामोदी वैली कॉरपोरेशन बनाया गया था इसको डेवलप करने के लिए, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जिसके तहत काफी सारे डैम वगैरह बनाए गए। और ये किस कंपनी के द्वारा बना, ये यूएससी की मदद से बना था, और यूएससी की भी कंपनी का नाम है टेंसी वैली एजेंसी। यूएससी की ये कंपनी थी जिसके द्वारा ये डेवलपमेंट किया गया था। और ये इंडिया का पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, इंडिपेंडेंट इंडिया का, इंडिया के आज़ाद होने के बाद का फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, इसका, इंडिपेंडेंट इंडिया का।
अगर कोई क्वेश्चन आता है उसमें देख लेना क्या लिखा है, इंडिया लिखा है या इंडिपेंडेंट इंडिया लिखा है। अब हमारा आ जाता है हीराकुंड प्रोजेक्ट। ये हीराकुंड प्रोजेक्ट हमारा ये महानदी के ऊपर ही है। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा हीराकुंड प्रोजेक्ट। ये उड़ीसा के अंदर महानदी के ऊपर है। ये महानदी कहाँ से निकलती है? मैकाल हिल्स, छत्तीसगढ़ के अंदर मैकाल हिल से निकलती है। वहां से निकलती है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको सोरो ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। ये हीराकुंड डैम है जो हमारे हीराकुंड प्रोजेक्ट है, इसके तहत हीराकुंड डैम बनाया गया है। ये सबसे लंबा डैम है इंडिया का, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, लगभग 5 किलोमीटर लंबा है। तो लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर पे आ जाता है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट। ये तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है, ये मल्लापुरम, मल्लापुरम एक जगह है, वहां पर बनाया गया है तुंगभद्रा नदी के ऊपर। तुंगभद्रा जो नदी है, तुंगभद्रा जो नदी है तुंगभद्रा, ये नदी किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। कृष्णा नदी है जो हमारी, उसकी ट्रिब्यूटरी है, जो कहाँ, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के अंदर, दोनों का, दोनों स्टेट का क्या ज्वाइंट वेंचर है। और जो मल्लापुरम पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटका के अंदर पड़ता है। और हमारा लास्ट में आ जाता है रियांद डैम, जो किस नदी के किनारे? रियांद नदी के किनारे। रियांद नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? किसकी सहायक नदी है? ये सोन नदी की है। और सोन नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो हमारी जो गंगा नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी सोन नदी है, और सोन नदी की ट्रिब्यूटरी रियांद है। और इस रियांद नदी के ऊपर रियांद डैम बनाया गया है, जो सबसे बड़ा डैम है, लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया बाई वॉल्यूम। लेकिन कैसे? बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से ये लार्जेस्ट है। वैसे लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया की बात आ जाती है तो कौन सा होगा? हमारा भाखड़ा नंगल, नंगल डैम हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा डैम रियांद डैम है। इसके जो पीछे का, ये पड़ता कहाँ पे? इसकी लोकेशन है सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, यूपी के अंदर। सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर, वहाँ बनाया गया है। और इसके पीछे का जो रिजर्वोयर है या लेक है, इसको रिजर्वोयर या लेक दोनों ही बोल देते हैं। रिजर्वोयर है, उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर। सागर मतलब लेक, क्योंकि वो समुद्र जैसा दिखता है इसलिए इसको सागर बोल देते हैं। जैसे भाखड़ा नंगल का था हमारा, उसका नाम था गोविंद सागर, ऐसे इसका नाम रखा गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। तो अभी देखते हैं अगर लुसेंट लुसेंट में से अगर कोई ज्योग्राफी का कोई लेक्चर अगर बढ़ पाता है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर तो ठीक है, अदरवाइज ये लुसेंट का मतलब कंप्लीट होगा। इसमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी मतलब स्टैटिक पार्ट है जीके का जो दे रखे हैं, जैसे नदियाँ वगैरह या रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, नेशनल पार्क वगैरह, नेशनल ये जो बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह, ये सारी सारी चीज़ें आपको एक टेबल की फॉर्म में मिल जाएंगी, कहीं से नेट से निकालोगे या फिर लुसेंट के अंदर दी हुई है, तो वहाँ से आपको याद करनी पड़ेगी। तो इसके बाद देखते हैं अगर ज्योग्राफी के ऊपर हो सकता है एक लेक्चर और हो जाए, अदरवाइज अब हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से हम शायद वो जो टॉपिक हुआ गौरव सर से बात करके वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मैं हिस्ट्री से शुरुआत की जाए, हिस्ट्री शुरू करेंगे इसके बाद शायद। तो अभी के लिए थैंक यू, जय हिंद।